दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। यह क्लास मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के लिए साइंस के अभ्यास प्रश्नों की क्लास है। आप सभी जानते हैं कि साइंस इस परीक्षा में आने वाला है और इसका अभ्यास करना काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। इसी के तहत हमने कुछ विशेष प्रश्नों को आपके लिए इस क्लास में शामिल किए हैं और निश्चित तौर पर यदि आप अभ्यास करते हैं तो इसका फ़ायदा आगे आने वाली एग्ज़ाम में आपको मिलने वाला है। तो चलिए बिना देरी के आरंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक पदार्थ का प्रज्वलन ताप होता है। ऑप्शन ए है उस पदार्थ के दहन पर उत्पन्न उच्चतम तापमान, बी वह तापमान जब ईंधन गैस बन जाता है, सी उस पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान और डी उस पदार्थ के दहन पर उत्पन्न औसत तापमान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उस पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक जो न्यूनतम तापमान होता है, उस न्यूनतम तापमान को ही हम प्रज्वलन ताप के नाम से जानते हैं। अब प्रज्वलन ताप में होता क्या है, यदि आसान भाषा में हम इसे समझें तो जैसे किसी पदार्थ को आप जलाना चाह रहे हैं। जलाने के लिए आपने माचिस की तीली लगाई, एक चिंगारी से मिली और चिंगारी देने के बाद में आपने यहाँ से जलना प्रारंभ हुआ और चिंगारी देने के बाद में आपने उस तीली को अलग कर दिया। उसके बाद में ये ऑटोमेटिक जलने लगता है और जब तक ये पूर्ण रूप से इसका दहन नहीं हो जाता तब तक वो क्रिया लगातार चलते रहती है। तो जो न्यूनतम तापमान आपने माचिस की तीली से दिए, वही तापमान इस पदार्थ का प्रज्वलन तापमान होगा और इसमें अलग से किसी बाहरी स्रोत से ऊष्मा देने की ज़रूरत नहीं होती या ज्वाला देने की ज़रूरत महसूस नहीं की जाती। अगला प्रश्न देखेंगे, पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निम्न सतह क्या करती है। ऑप्शन ए सिर्फ गैसों का विनिमय करती है, बी सिर्फ जल मात्रा को नियमित करती है, सी सिर्फ आंतरिक भागों को सुरक्षा करती है और डी उपर्युक्त सभी। तो इसमें बोला है कोशिकाओं के ऊपरी और निम्न सतह पत्तियों के अंदर क्या कार्य करती है। आपको बताना है कि ऊपरी सतह पत्ती की और पत्ती के नीचे की जो सतह होती है वो दोनों क्या क्या कार्य करती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, यानी ये सारे के सारे कार्य जो है वो करती है। इसका अगर आसान तरीके से समझे तो पत्ती के ऊपरी और निचली सतह में कुछ कोशिकाएं पाई जाती है जिसे एपिडर्मस कहा जाता है। जो ऊपरी कोशिकाएं होती है वो एक जेल जैसा यानी एक मोम जैसा एक पदार्थ से डायरेक्ट सनरेज से इस पत्ती की रक्षा करती हैं और जो निचली सतह में जो एपिडर्मस होती है यानी कोशिकाएं होती हैं वो इसमें रंध्र पाए जाते हैं और इन रंध्र से वाष्पोत्सर्जन जैसी क्रिया जो होती है वो पत्तियों में होती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उनका मुड़ना कहलाता है। ऑप्शन ए परावर्तन, बी ध्रुवण, सी व्यतिकरण और डी अपवर्तन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अपवर्तन। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपवर्तन कहलाता है। चित्र देखिए, इसमें एक प्रकाश की किरण आ रही है। यहाँ पर दो तरह के माध्यम दिए हैं। पहला माध्यम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो कि वायु वाला है और दूसरा माध्यम आपको यहाँ दिखाई दे रहा है जो ग्लास का स्लैब है। तो जब प्रकाश की किरण एयर से ग्लास के अंदर जा रही है तो आप देख रहे हैं कि नॉर्मल की तरफ उसका मुड़ाव हो रहा है, यानी इस तरफ वो मुड़ जा रही है, वो सीधी नहीं जा रही है और यही प्रकाश का गुण जो है वो कहलाता है अपवर्तन। अगला प्रश्न हम देखेंगे, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। ऑप्शन ए है हेलोटिज्म, बी पारासिटिज्म, सी है सेप्रोफिटिज्म और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हेलोटिज्म कहलाता है। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य एक संबंध पाया जाता है और इसे ही हेलोटिज्म या फिर इसे हिंदी में सहजीविता बोलते हैं, सहजीविता कहलाते हैं। अब सहजीविता में जितने भी जीव होंगे वो आपस में एक दूसरे का जीवन जीने में सहयोग करते हैं, इसलिए इसे सहजीविता कहते हैं। इसमें एक साथी दूसरे से ज़्यादा लाभ होता है। लाइकेन थैलस में फंगस को शैवाल की अपेक्षा अधिक लाभ होता है। सहजीविता के मुख्य प्रकार, अलग अलग प्रकार की सहजीविता होती है। मुख्य प्रकार में सहपरोपकारिता, सहभोजिता, परजीविता, ये सारी चीज़ इसमें आती हैं। तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, फिलहाल आप याद रखेंगे लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध जो होता है उसे हेलोटिज्म या फिर सहजीविता के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्न में से क्या एसओ प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? ऑप्शन ए ब्रायोफाइट, बी लाइकेन, सी टेरिडोफाइट और डी शैवाल। यहाँ SO2 आएगा, तो इससे आप SO2 पढ़ेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन। लाइकेन वायु में जब सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, यानी उसकी सांद्रता बढ़ जाती है, तो लाइकेन क्या होते हैं, मरने लगते हैं। इसलिए किसी क्षेत्र में लाइकेन अगर उपस्थित है, यानी कि वहाँ पे SO2 की मात्रा काफ़ी कम है, और यदि लाइकेन वहाँ पर कम मात्रा में पाए जा रहे हैं, यानी कि वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा है। अगला प्रश्न देखेंगे। घर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, यह सतहों पर अनियमितताओं के अंतःबंधन के कारण होता है। बी, यह सतहों के बीच आसंजन बल के कारण होता है। सी, यह एक आवश्यक अनिष्ट है। और डी, यह ऊर्जा का अपव्यय नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। घर्षण के संदर्भ में गलत कथन है, यह ऊर्जा का अपव्यय नहीं करता है, जबकि जब भी घर्षण होगा तो वहाँ पे ऊर्जा जो होगी वो खर्च होगी, यानी ऊर्जा का अपव्यय होगा। इसके अतिरिक्त जितने भी ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल सही हैं, यानी कि यह सतहों पर अनियमितताओं के अंतर्बंधन के कारण होता है, बिल्कुल सही है। दो सतहों के बीच में यह पाया जाता है और उसमें आसंजन बल लगता है, ये भी सही है। और यह आवश्यक अनिष्ट है, यानी घर्षण होना आवश्यक है, ऐसा कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या होता है जब विपरीत आवेश एक साथ आते हैं? ऑप्शन ए, हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बी, हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सी, आवेश की मात्रा के आधार पर आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकते हैं। और डी, आवेश रखने वाली सामग्री की प्रकृति के आधार पर आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकते हैं। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। जब भी विपरीत आवेश एक दूसरे के समक्ष आते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये विपरीत आवेश है, अगर ये एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो इन दोनों में आकर्षण होगा। अगर एक जैसे आवेश पास पास आते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होगा, यानी ये एक दूसरे को ढकेलेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो ये बिल्कुल आप अच्छे से याद रखें कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और एक जैसे आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एस्परजिलस का उपयोग किसके बनाने में होता है? ऑप्शन ए, एल्कोहल, बी, डबल ब्रेड, सी, पनीर और डी, विटामिन बी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पनीर को बनाने में एस्परजिलस का उपयोग किया जाता है। पनीर बनाने में मुख्य रूप से आप सभी जानते हैं कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है, जैसे कि लैक्टोबैसिलस। इसका जब उपयोग करते हैं हम दूध में डालते हैं, एक गुनगुने दूध में डालते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वृद्धि करते हैं और उसके बाद में वो फट जाता है और उसके बाद में फिर आप उससे दही बना सकते हैं या फिर पनीर इत्यादि बनाने की प्रोसेस करते हैं। एस्परजिलस एक प्रकार का कवक है जो कुछ विशेष प्रकार के पनीर और उसके स्वाद को बनाने के लिए विकसित किया गया है और ऐसे एस्परजिलस का उपयोग करके विशिष्ट प्रकार के पनीर को बनाया जाता है। ब्रेड पनीर और एस्परजिलस पैफिन पनीर को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिटमस किसमें से निकाला जाता है? ऑप्शन ए, हल्दी, बी, सिनकोना की छाल, सी, लाइकेन, डी, मशरूम। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लिटमस पेपर जिसका आप यूज़ करते हैं अम्ल है या क्षार है पता करने के लिए, तो लाइकेन से ही इसे निकाला जाता है। लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न प्रकार के रंजकों का मिश्रण होता है और जो ये रंजक होते हैं ये एक प्रकार से सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। अगर अम्ल है या क्षार है इसकी पहचान करना है तो सबसे अच्छा माध्यम होता है लिटमस पेपर का उपयोग करना। तो आप याद रखेंगे लाइकेन से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन ए, जैव उर्वरक, बी, कोरेलाइड जड़, सी, लाइकेन और डी, माइकोराइजा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइकोराइजा।
यहाँ पे पूछा था कवक एवं उच्च पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को कौन दर्शाता है, तो यहाँ पे माइकोराइजा दर्शाता है। अब माइकोराइजा क्या है, ये एक प्रकार का कवक है। माइकोराइजा क्या है, एक प्रकार का कवक है और ये पौधों की जड़ों के बीच में पाया जाता है और पौधों के साथ में यह सहजीवी संबंध बनाता है। हमने सहजीविता के बारे में भी बात की थी, सहजीवीता के बारे में बात की थी, तो यह सहजीवी संबंध बनाता है। इस संबंध में कवक पौधों की जड़ों के साथ मिलकर पोषक तत्वों और पानी का अवशोषण करते हैं और पौधे कवक को कार्बनिक पदार्थों की आपूर्ति करते हैं। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे की जीविता में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रथम वियुक्ति प्रतिजैविकी कौन सा था? ऑप्शन ए टेरामाइसिन, बी नियोमाइसिन, सी पेनिसिलिन, डी स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इसमें से बताना है सबसे पहला प्रतिजैविक कौन सा डेवलप किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपने कई बार नाम सुना होगा, कई बार पढ़ा होगा, बहुत से एग्जाम्स में भी आता है। तो पेनिसिलिन जो है पहला प्रतिजैविक था जिसे 1928 में बनाया गया था, खोजा गया था। और इसे खोजा किसने था उसका नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो वो आप याद रखेंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये नाम आप याद रखेंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पहला प्रतिजैविक खोजा था जिसे हम पेनिसिलिन के नाम से जानते हैं और ये आज के समय में दुनिया में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला एंटीबायोटिक के रूप में है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? ऑप्शन ए कवकी बीजांडुओं का पुंज, बी कवक तंतु यानी हाइफा का प्रकार, सी कसकर ठसाठस भरे कवकों का जाल और डी अलैंगिक बीजाणु पैदा करने के लिए प्रयुक्त संरचना। तो आपको यहाँ पे बोला है सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है। तो यहाँ पे खाद्य छत्रक को पहले आप समझ लें। खाद्य छत्रक की बात कर रहा है यानी ये बात कर रहा है मशरूम की, ये बात कर रहा है मशरूम की। मशरूम क्या होता है? तो मशरूम कवक का एक रूप होता है जो भूमि के ऊपर उगता है। प्रोटीन, विटामिन और खनिजों का एक अच्छा स्रोत होते हैं। तो कवक एक प्रकार का बीजाणुओं का पुंज भी आप बोल सकते हैं, या फिर कुछ कवक जो होते हैं वो बीजाणुओं के पुंज के रूप में भी पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सामान्य खाद्य छत्रक के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे ठसाठस भरे कवकों का जाल होता है। मतलब बहुत सारे कवक एक साथ मिल जाते हैं, एक साथ इकट्ठे रहते हैं और वो कवकों का जाल मिलकर एक निश्चित आकृति बन जाती है और उसे ही हम मशरूम के नाम से जानते हैं। तो आपने इस तरह से मशरूम देखा होगा कई बार, और ये मशरूम क्या है? एक प्रकार से कवकों का जाल है। अगला प्रश्न देखेंगे, टिक्का रोग किस में होता है? तो आपको बताना है टिक्का डिसीज किस में पाई जाती है। ए चावल, बी ज्वार, सी गन्ना, डी मूंगफली। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूंगफली। टिक्का रोग जो होता है वो मूंगफली में होने वाला रोग होता है और एक प्रकार की ये फंगल डिसीज़ है। यहाँ फंगस से होने वाला रोग है। ये पत्तियों पर धब्बे बना देता है। जो मूंगफली की पत्ती है, अगर आपने उसका पेड़ देखा, पौधे देखे हैं, तो मूंगफली के पौधों के ऊपर ये धब्बे बन जाते हैं और ये धब्बे बनते हैं फंगस के कारण, और इसी फंगस को हम टिक्का रोग के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल्फा विष किससे बनते हैं? ऑप्शन ए कवक, बी जीवाणु, सी शैवाल, डी विषाणु। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कवक से बनते हैं। अल्फा विष जो होता है वो कवक से यानी कि फंगस से बनता है और ये फंगस मक्का, अनाज, मूंगफली, मेवे में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और इसे अल्फा टॉक्सिन के नाम से जाना जाता है और ये अल्फा टॉक्सिन एक खतरनाक विष होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए जीवाणु, बी कवक, सी प्रोटोजोआ और डी निमेटोड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कवक। एथलीट फुट नामक जो बीमारी होती है वो कवक से होती है। उसमें आप पैरों में अलग प्रकार की सूजन और फूलापन आपको दिखाई देता है। जनरली ये जो बीमारी होती है ये विशेष प्रकार के जो कवक फफूंद होते हैं, फंगस होती है, जिसे डर्मेटोफाइटस, जिसे
डर्मेटोफाइटस कहा जाता है। तो याद रखेंगे, डर्मेटोफाइटस नामक जो फफूंद होता है उससे होता है जब भी वातावरण में इसे नमी मिलती है और थोड़ा सा गर्म वातावरण मिलता है, यानी नरमी भी हो और हल्का सा गर्म भी हो। ज़्यादातर ये बरसात में मिलता है आपको, बरसात के सीज़न में आपको ये एथलीट फुट वाली बीमारी मिलती है। तो वहाँ पर ये नमी और गर्मी के कारण ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अनियंत्रित रूप से बढ़ाने लगते हैं और एथलीट फुट के लक्षण पैदा हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मशरूम क्या है? ऑप्शन ए कवक, बी पौधा, सी पशु और डी बैक्टीरिया। कुछ देर पहले हमने मशरूम की बात की है। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मशरूम एक प्रकार का कवक है और कवक जो होते हैं ये पौधों या जानवरों से बिल्कुल अलग होते हैं। ना ये पौधों की श्रेणी में आते हैं, ये पौधों की श्रेणी में नहीं आते और जानवर की श्रेणी में भी नहीं आते। ये दोनों ही श्रेणी में नहीं आते, ये अलग अलग रूप से रखा जाता है। इसे कवक की श्रेणी में रखा जाता है। मशरूम को विभिन्न नाम से आप जानते हैं, जैसे कि कुकुरमुत्ता, खुम्बी, छत्रक, खुम्ब, सुक्कर और इस तरह के पिहरी भी इसे कहते हैं। पिहरी भी आपने कई बार सुना होगा, पिहरी नाम से भी जानते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इसमें विटामिन डी भी अच्छा मिलता है। सेलेनियम और जिंक से भरपूर मशरूम का इस्तेमाल कई दवाई बनाने के लिए किया जाता है। मार्केट में आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है। ठीक है, तो इसमें के बहुत सारे फ़ायदे हैं अगर इसे आप आहार में शामिल करते हैं। लेकिन मशरूम याद रखेंगे क्या है, एक प्रकार का कवक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर हैं? आपको ऑप्शन दिया है, ए शैवाल और जीवाणु, बी शैवाल और कवक, सी जीवाणु और कवक और डी कवक और मांस। अब यहाँ पे लाइकेन के बारे में पूछा है तो आपको बताना है ये लाइकेन किसके सहजीवी सहचर है, किससे ये बनते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में शैवाल और कवक। तो शैवाल और कवक जब सहजीवी रूप से रहते हैं, एक दूसरे के साथ ही रहते हैं हमेशा, तो आप इसे जनरली लाइकेन की तरह लाइकेन के नाम से बुलाते हैं। और एक प्रकार का ये सहजीवी संघ है जो शैवाल और कवक के बीच में होता है। यह सहजीवी संबंध नग्न चट्टानों पर भी पारिस्थितिकी के अनुक्रम को शुरू करने में सक्षम बनाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप बिल्कुल इस चित्र को देखें। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है यही आपका शैवाल और कवक का पुंज है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ऑप्शन ए इनमें उत्परिवर्तन हो सकता है, बी ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, सी ये वृद्धि कर सकते हैं, डी ये गुणन कर सकते हैं। तो विषाणु को निर्जीव मान सकते हैं, मानते ही हैं ऐसा नहीं है, मान सकते हैं। तो क्यों माना जाता है, उसका कौन सा गुण है जो उसे निर्जीव बनाता है या निर्जीव माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। क्रिस्टलाइज यानी छोटे छोटे से क्यूब में, जैसे आप शक्कर वगैरह देखते हैं, ये क्रिस्टलाइज का रूप है, ये जम जाते हैं, तो इसलिए इसे निर्जीव माना जाता है। विषाणु जो होते हैं वो सजीव जगत और निर्जीव जगत के बीच की कड़ी भी मानी जाती है, ये भी आप याद रखेंगे। सजीव जगत और निर्जीव जगत की बीच की कड़ी मानी जाती है, क्योंकि ना तो ये पूर्ण रूप से निर्जीव माने जाते हैं और ना ही पूर्ण रूप से सजीव माने जाते हैं। ये जीवित कोशिका के अंदर जैसे ही पहुंचते हैं अपना प्रजनन प्रारंभ कर देते हैं और स्वतंत्र रूप से प्रजनन करते हुए अपनी संख्या को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। और विषाणु एक प्रकार के अकोशिकी अति सूक्ष्म जीव होते हैं जो केवल जीवित कोशिका के अंदर ही अपने वंश को बढ़ा सकते हैं या अपने आप का जनन कर सकते हैं। ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। शरीर के बाहर ये बिल्कुल मरे जैसे रहते हैं, मृत समान होते हैं और किसी प्रकार का कोई भी फर्टिलाइजेशन इनमें नहीं देखा जाता, इसलिए इन्हें क्रिस्टलाइज करके भी रखा जा सकता है और क्रिस्टल के रूप में एकीकृत करके काफ़ी लंबे समय तक ये जीवित रह सकते हैं। इसलिए विषाणु जो होते हैं, विषाणु यानी वायरस, तो विषाणु जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी होते हैं
और क्योंकि ये अभी कुछ समय पहले ही आपने कोरोना विषाणु के बारे में सुना है। कोरोना वायरस भी इसी तरह का था, जो शरीर के अंदर पहुंचने के बाद में सक्रिय होकर के हमें बीमार कर रहा था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? ऑप्शन ए ल्यूवेनहॉक, बी बर्कहोल्डर, सी ए फ्लेमिंग और डी वॉक्समैन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वॉक्समैन। स्ट्रेप्टोमाइसिन को वॉक्समैन ने पृथक किया था। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीशियस नामक एक जीवाणु है और इसे 1943 में स्ट्रेप्टोमाइसिन को अलग किया, जो कि किस चीज़ के काम आता है? टीबी यानी तपेदिक जो बीमारी। और कब किया गया था? 1943 में किया गया था। स्ट्रेप्टोमाइसेसस ग्रीशियस, स्ट्रेप्टोमाइसेसस ग्रीशियस से स्ट्रेप्टोमाइसिन निकाला गया था और ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावी इलाज था उस समय टीबी के लिए। वॉक्समैन ने 1952 में 1952 में, यहाँ पे 1952 लिखें, 1952 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में जब इन्होंने ये कार्य किया, स्ट्रेप्टोमाइसिन को स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीशियस से अलग किया, तो उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1952 में। ये भी आप अलग से याद रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विषाणु वृद्धि करता है ए मृत शरीर में, बी जीवित कोशिका में, सी पानी में, डी चीनी के विलयन में। कुछ देर पहले ही हमने इसका आंसर देखा था। विषाणु जो होता है वो जीवित कोशिका में ही वृद्धि करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विषाणु कोशिका के अंदर अपनी आनुवंशिक सामग्री, जिसे आप डीएनए या आरएनए के नाम से जानते हैं, डीएनए या आरएनए की प्रतिकृति बनाने लगता है, यानी उसी के जैसे और रूप बनाने लगता है। वो कोशिका के मशीनरी का उपयोग करता है और उसके बाद में प्रतिकृति को बार बार बनाते बनाते ये कई सारे अपने रूप बना लेता है। कोशिका के भीतर अपने प्रोटीन आवरण का निर्माण करते चला जाता है। तो इस प्रकार से ये जब कोशिका के अंदर जाता है तभी ये वृद्धि करता है, अन्यथा ये वृद्धि नहीं करता। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक वायरस एंटर करा कोशिका के अंदर, उसके बाद में उसने अपने आप की सेल बनाई और कंटिन्यूअसली अपने आप को बढ़ाने लगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, बी विषाणु, सी कवक और डी है निमेटोड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कवक। गन्ने में जो लाल सड़न रोग होता है वो इस तरह से होता है। ये गन्ने की पत्तियां हैं, उसमें आप लाल लाल निशान देख रहे हैं। इसी प्रकार ये गन्ना है, इसमें भी आप कुछ लाल लाल निशान देख रहे हैं। और यही रोग जो होता है लाल सड़न कहलाता है। और एक प्रकार का ये फंगल इन्फेक्शन है और ये जब होता है तब ये गन्ने की फसल को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है और इसके कारण जो गन्ने की उत्पादकता है वो कम हो जाती है, उसका मीठापन कम हो जाता है। तो याद रखेंगे आप, गन्ने में लाल सड़न का जो रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा, यानी फंगस के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं ए कवकों में, बी विषाणुओं में, सी स्लाइम मोल्ड्स में और डी जीवाणुओं में। एंजाइम किसमें नहीं होते आपको बताना है। सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणुओं में। विषाणु के बारे में हमने बात की थी, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी इसको माना जाता है और इनकी संरचना कोशिकाएं नहीं होती, इसलिए इनमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते। ये सदैव किसी न किसी जीवित कोशिका, जंतु पादप कोशिका, इनके परजीवी होते हैं, उसके अंदर प्रवेश करने के बाद ही अपने आप को बढ़ाना प्रारंभ करते हैं। इसलिए याद रखेंगे, एंजाइम जो होता है विषाणुओं में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टीकाकरण का जनक माना जाता है। ऑप्शन ए मिल्सटीन ने, बी लुई पास्चर ने, सी एडवर्ड जेनर ने और डी है वॉक्समैन ने। तो इसका सही उत्तर आप अच्छे से जानते हैं, एडवर्ड जेनर जो है इन्हें टीकाकरण का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एडवर्ड जेनर ने खोज की। ऑप्शन ए टीबी का टीका, बी एड्स का टीका, सी पोलियो का टीका और डी है चेचक का टीका। टीकाकरण के जनक एडवर्ड जेनर है और उनने सबसे पहले कौन सा टीका खोजा था वो आपको बताना है। सही उत्तर आप जानते होंगे, चेचक का टीका।
यहाँ पे 1900 नहीं, 1796 में एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम टीके की खोज की थी और वो टीका था चेचक का टीका। उसने पाया कि जो काउपॉक्स गाय में होने वाला एक प्रकार की बीमारी होती है, उसमें एक मवाद बनता है, उसको इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में जब डाला जाता है तो चेचक जो होता है उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने लगती है और चेचक बीमारी जो होती है वो खत्म होने लगती है। इस प्रकार से एडवर्ड जेनर ने ये जो खोज की थी, यही खोज उनके लिए काफ़ी पूरे विश्व के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हुई। 1977 में इसी टीकाकरण के द्वारा, इसी चेचक के टीकाकरण के द्वारा समस्त दुनिया से चेचक जो है वो समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एड्स का कारण है। ऑप्शन ए है T4 लिम्फोसाइट्स की कमी, बी उच्च रक्तदाब, सी राइबोफ्लेविन की कमी और डी जीवाणु संक्रमण। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। T4 लिम्फोसाइट्स की कमी जो है उसके कारण ही एड्स होता है और इसे आप जो है CD4 प्लस टी CD4 प्लस टी इस कोशिका के नाम से भी जानते हैं कई बार। ये एक प्रकार की सफ़ेद रक्त कोशिकाएं हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं और हमारे शरीर में होने वाले संक्रमणों और अन्य बीमारियों से ये लड़ने का काम करती हैं। जब एड्स रोग होता है तो इस जो हमारे अंदर की प्रतिरोधक क्षमता है वो खत्म हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है और कोई भी बीमारी हमें होती है तो उसका हम प्रतिरोध नहीं कर पाते और उसके वजह से वो बीमारी गंभीर होती है और हमारी डेथ हो जाती है। तो एड्स का कारण याद रखेंगे, T4 लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं की कमी होना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विषाणु माने जाते हैं ए सजीव पदार्थ, बी निर्जीव पदार्थ, सी सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप और डी सजीव जो गुणन की शक्ति खो चुके हैं। तो सही उत्तर आप दे चुके होंगे, सजीव और निर्जीव के बीच का एक प्रकार का ट्रांजिशनल ग्रुप है जिसे आप विषाणु बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक सीमित संसाधन है? ए पेट्रोलियम, बी वर्षा अवक्षेपण, सी वायु और डी ज्वारीय ऊर्जा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? तो पेट्रोलियम एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। क्या है ये? जीवाश्म ईंधन। तो पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है जो काफ़ी लंबा समय के बाद में ये बनता है। कई सालों में, लाखों वर्षों में जो अवशेष है जिसमें जीवों के और पौधों के, पेड़ पौधों के अवशेष जो होते हैं वो ज़मीन पे दब जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा गर्मी और काफ़ी ज़्यादा गर्मी के साथ दबाव के कारण ये जो होते हैं ये जीवाश्म ईंधन में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक प्रकार के ये सीमित संसाधन इसलिए क्योंकि इनको बार बार नहीं बनाया जा सकता। जितना है हम उसको प्रॉपर तरीके से उपयोग करते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक ये चल सकते हैं, लेकिन एक बार खत्म होने के बाद में ये बनाए नहीं जा सकते, इसलिए इन्हें सीमित प्रकार के संसाधन के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है? ऑप्शन ए मम्स, ऑप्शन बी हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन सी पीलिया और ऑप्शन डी चेचक। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, हाइड्रोफोबिया। जब कुत्ता काटता है तो एक रोग होता है जिसे हम बोलते हैं रेबीज। आपने सुना होगा कई बार, रेबीज रोग होता है और रेबीज रोग होने का कारण रेबीज वायरस है। कुत्ते के लार में पाए जाते हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। अगर आप सही समय पे इसके प्रतिरोधक टीकाकरण नहीं करते हैं, टीका नहीं लगवाते, प्रतिरोधक इंजेक्शन नहीं लेते हैं तो ये रेबीज रोग आपको हो सकता है। उस कंडीशन में जब ये संक्रमण बढ़ जाता है तो हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होती है जिसमें पानी को देखकर व्यक्ति डरने लगता है। कुछ दिनों पहले एक खिलाड़ी के साथ ऐसा ही हुआ है, न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से गुजरने की संभावना है। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से गुजर सकता है? ए थोरियम, बी क्रिप्टॉन, सी ड्यूटेरियम और डी है यूरेनियम। सही उत्तर आप दे चुके होंगे, कई बार आपने पढ़ा है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम। यूरेनियम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से आसानी से गुजर सकता है। आप यहाँ पे इस चित्र में आसानी से समझ सकते हैं। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया के गुजरने की सबसे ज़्यादा संभावना
जो होते हैं भारी और अस्थिर नाभिकों में होती हैं, जैसे कि यूरेनियम 235 या फिर प्लूटोनियम 239, इसमें भी ये होता है। जब यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एक क्रिप्टॉन और दूसरा बेरियम। तो बेरियम और क्रिप्टॉन में ये विखंडित होता है, लेकिन इसी विखंडन के दौरान काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है और साथ में कुछ न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। और फिर ये जो होते हैं ये दूसरे जो न्यूक्लियस होते हैं उसके ऊपर बमबारी स्टार्ट कर देते हैं। इस प्रकार से ये एक प्रकार की चैन बन जाती है और इस चैन बनने के कारण काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। तो आप याद रखेंगे यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम के अलावा मैंने आपको बताया प्लूटोनियम, वो भी आप याद रखें। कभी अगर ये ऑप्शन ना हो तो प्लूटोनियम याद रखेंगे, प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 235। ये दोनों ही जो पदार्थ हैं ये नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से गुजर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। टीएमवी शब्द संबंधित है। ऑप्शन ए जीवोत्पत्ति से, ऑप्शन नंबर बी है जैव विकास से, ऑप्शन नंबर सी है विषाणुओं से और ऑप्शन नंबर डी है विषाणु के प्रजनन से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, विषाणु से। टीएमवी का मतलब होता है तंबाकू मोज़ेक वायरस। तंबाकू मोज़ेक वायरस जो होते हैं एक ऐसा पादप वायरस है जो तंबाकू और अन्य पौधों को संक्रमित कर सकता है। तो टीएमवी शब्द जो है उससे याद रखें तंबाकू मोज़ेक वायरस, और ये संबंधित है विषाणुओं से यानी कि वायरस से। तो दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम अभ्यास प्रश्न था। इसी तरह के विज्ञान के अभ्यास प्रश्नों के लिए आप लगातार हमारी क्लास में बने रहें और निरंतर अभ्यास करें। आगे आने वाली परीक्षा में इस तरह के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आते हैं, इसलिए आप लगातार हमारी क्लास देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।